हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन अ डायबिटीज अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर मनीष सचदेव विद अस। डॉक्टर मनीष सचदेव एडवांस डायबिटीज एंड अस्थमा क्लिनिक में डायबिटोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने पिछले 31 इयर्स में इस रूप में काम किया है। वेलकम टू मेरी सर्कल डॉक्टर मनीष सचदेव। नमस्ते। नमस्ते। सो डॉक्टर, डायबिटीज में भारत में डायबिटीज से पीड़ित कम से कम 20 से 70 वर्ष के बीच के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ी बढ़ती हुई चुनौती है। भारत में कम से कम 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं और इसलिए भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर आता है। तो डॉक्टर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि डायबिटीज के साइंस और सिम्टम्स क्या है? बहुत अच्छा सवाल है राशि। बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस, उसके सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम है कोई सिम्टम नहीं होना। साइलेंट किलर है ये बीमारी, और इसमें ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि फोड़ा फुंसी होने पे, जख्म ठीक नहीं होने पे, या मीठी पेशाब या ज्यादा पेशाब, भूख प्यास ज्यादा होना, वजन कम होना, ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, न्यूमोनिया हो जाना, आंखों में डिस्टर्बेंस होना, ये सारे लक्षण डायबिटीज में आते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये डायबिटीज है, मगर 80% लोग कई सालों तक विदाउट सिम्टम्स रहते हैं। तो ये साइलेंट किलर है और डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करना ही उत्तम उपाय है। सिम्टम्स के लिए वेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो हम लोग जो मास स्क्रीनिंग करते हैं, कई जगह पे कैंप्स होते हैं, कई जगह पे हम लोग फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं कुछ कंप्लेंट्स के लिए। तो हमारी एक नीति बननी चाहिए कि हर एक डॉक्टर एटलीस्ट 3 महीने में या 6 महीने में अपने 40 साल के ऊपर के या 30 साल के पेशेंट ऊपर के मरीजों को स्क्रीन करे डायबिटीज के लिए। कई लोगों को प्री डायबिटीज जोन में भी पाया जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग डायबिटीज को जल्दी रोक सकेंगे। जी डॉक्टर, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? डायबिटीज होता किस लिए है? या तो इंसुलिन कम बनता है या तो उसका इंसुलिन का इफेक्ट कम हो जाता है। जिसके पैनक्रियाज में से इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है वो टाइप 1, और जिसके इंसुलिन पैनक्रियाज में से इंसुलिन बनने की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है आम आदमी की तुलना में, वो टाइप 2। टाइप 1 एकदम सडनली आ जाता है और उसमें शुगर बहुत सारी बढ़ जाती है, और थोड़ा भी इंसुलिन लेने की वजह से शुगर कम भी हो जाती है। और टाइप 2 में जनरली लाइफस्टाइल चेंजेस है, एक्सरसाइज की, डायबिटीज का डाइट फॉलो किया, मेडिटेशन किया और थोड़ी सी दवाई रेगुलरली ली, तो शुरुआत में डायबिटीज कंट्रोल में रहता है और धीरे धीरे गोलियां बढ़ती है, क्योंकि इंसुलिन बनाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। और ऐसे टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन की जरूरत बहुत लेट पड़ सकती है। उसकी तुलना में टाइप 1 डायबिटीज को जीने के लिए इंसुलिन जरूरी है, और इंसुलिन का 1 या 2 डोज मिस होने पे वो एडमिट हो सकता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ। जी डॉक्टर, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन किस तरह से मदद करता है? इंसुलिन एक अच्छा एजेंट है। हम जो भी खाते हैं उसकी कन्वर्जन शुगर में हो जाती है, क्योंकि शुगर हमारी बॉडी की करेंसी है। शुगर की वजह से हमारी बॉडी चलती है। हमारे ब्रेन को एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज लगता है एक्टिवली काम करने के लिए। इंसुलिन वो पदार्थ है जो हमारे खाने में से बनी हुई शर्करा या शुगर को सेल में पहुंचाता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो खून में शुगर बढ़ती है मगर कोश को नहीं पहुंचती। तो इस प्रकार से इंसुलिन एक माध्यम का काम करता है, और टिश्यू को ग्रोथ के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। तो इंसुलिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी पदार्थ है, वो हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए जरूरी है, और वो हमारे शरीर के हर एक कोशों को पोषण देने के लिए जरूरी है। जी डॉक्टर, किस तरह के फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है? जिस भी खाने से हमारी शुगर तुरंत बढ़ जाती है उसको हाई ग्लाइसेमिक फूड कहते हैं। और ऐसी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि ब्रेड, मीठे फल, मिठाइयाँ, शहद, गुड़, और इन चीजों को खाने से शुगर तुरंत बढ़ती है। उसकी तुलना में अगर आपने तरकारियां खाई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खट्टे फल, ड्राई फ्रूट्स, बॉइल्ड एग्स, फिश, आपकी कल्चरल और डाइट हैबिट के अनुसार, और बाजरी, ज्वारी, नाचनी,
इन चीजों को खाने से शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि बिस्किट, ब्रेड, नान खटाई, मिठाइयाँ तुरंत शुगर बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से हमें वो फूड सिलेक्ट करने चाहिए जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो और ज्यादा प्रोटीन्स हमारे खाने में आने चाहिए। एक सर्वे में बताया गया कि इंडिया में कम से कम 50% लोग इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक लेते हैं दिन में। इसकी वजह से हमारे मसल्स भी ढीले हो जाते हैं। तो प्रोटीन्स के लिए नेचुरल डाइट में मूंग, मटकी, चना, चौली, राजमा, जो कठोर बोलते हैं वो स्प्राउट्स, फिर पनीर, टोफू, सोया, बॉइल्ड एग, फिश और फाइबर्स वाले खाने के लिए लॉन्ग लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और क्या लोगों को मन गलत फहमी भी है कि शक्कर खाना खराब है लेकिन गुड़ खाना अच्छा है। तो कई पेशेंट बोलते हैं कि मैंने गुड़ वाली चाय पी। तो अगर आप देखेंगे तो गुड़, शक्कर, शहद, ब्रेड, इन चारों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर बढ़ाने की शक्ति वही है, कैलोरीज भी उतनी बढ़ती है। तो चार हमारे लिए क्षति क्षति करते हैं। तो क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्रेकफास्ट अर्ली करना ऐसे जरूरी है? ब्रेकफास्ट करना जरूरी है और ब्रेकफास्ट अर्ली करने का ऐसा कोई कंसेप्ट मेरे ख्याल में नहीं है। इनफैक्ट हम लोग चाहते हैं कि हमारे रात के भोजन के बाद जितना ज्यादा अवसर मिले शरीर को भूखा रखने का उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उस वक्त हमारी चर्बी गलती है जो फास्टिंग का समय बढ़ता है। तो उससे ये फलित होता है कि हमारा डिनर जल्दी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहे थोड़ा लेट हो या जल्दी हो। अगर हमने जैन प्रणाली को समझा है कि जैसे शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले कर लेने का और फिर सुबह आप उठोगे तभी खाओगे, तो 12 घंटे का समय यूं ही चला गया होगा। तो वो सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन डायबिटीज के मरीज जो इंसुलिन पे है या इंसुलिन बढ़ाने वाली मेडिसिन पे है, उनको अपने डॉक्टर को मिलके तय करना चाहिए कि कितने घंटे का अवसर ठीक रहेगा उनके लिए, नहीं तो लो शुगर में जा सकते हैं मरीज। तो डॉक्टर, डायबिटिक पेशेंट में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? डायबिटीज में एक्यूट और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक्यूट मतलब तुरंत होने वाले, जैसे कि दवाई लेने से लो शुगर हो गई, दवाई नहीं लेने से 600 शुगर चली गई, और कुछ इन्फेक्शंस हो गए। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया इन्फेक्शंस आर acute complications, but main worry is chronic complications. Chronic complications can be divided in microvascular complication, यानी खून की छोटी नलियों के नुकसान के होने के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशन, और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में नेफ्रोपैथी मतलब किडनी की बीमारी, आंखों की बीमारी मतलब रेटाइनोपैथी, और हमारी न्यूरोपैथी, नर्व्स की डैमेज। जबकि मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट, ब्रेन, पेरिफेरल वेसल्स मतलब पैर की नसें, इन चीजों को क्षति होती है वो। तो ये सारे माइक्रो और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, जिसकी वजह से पेशेंट को 20-25 साल की अवधि के बाद बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी डॉक्टर। सो मेडी सर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, या तो फिर एक और दो सेंटेंसेस में भी जवाब दे सकते हैं। ओके, मेरी एक विनती है आपको कि मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इन दिनों आईटी वाले जो लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के लोग, उनको डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरे पास आने वाले मरीजों में ज्यादातर 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के जो आईटी के बड़े पेमेंट वाले बंदे हैं, उनको डायबिटीज ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि बैठे बैठे जॉब करना है और स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है डिमांड का। तो हमारे यूथ को, हमारे पूरे समाज को मेडिटेशन और अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और ये मैसेज आप जरूर पहुंचाएं कि किसी भी प्रकार, चाहे वो विपश्यना हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे उनको जो भी प्रकार से अपने अंदर झांकने का प्रयत्न करने मिले, उस व्यवस्था को जरूर फॉलो करें और डाइट को जरूर फॉलो करें। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और ये डेफिनेटली हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स शुगर कंज्यूम कर सकते हैं? आइडियली नहीं, आइडियली नहीं, लेकिन आज के जमाने में हर मुकाम पे हमको शुगर की एक्सपोजर मिलती है। हर दुकानों में मिठाइयाँ पड़ी रहती है, हम किसी के घर जाते तो भी मिठाइयाँ सर्व होती है, और वो प्रलोभन से बचा नहीं जा सकता। तो हमको पेशेंट को एक प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई खाया तो छोटा पीस खाना और धीरे धीरे खाना, ताकि आपने जो मिठाई खाई उसकी यहाँ तक इंफॉर्मेशन जाए और एक टुकड़े में आपको तसल्ली हो जाए।
और शुगर फ्री मिठाइयां भी आजकल मिलती है, तो उसका भी सेवन बहुत ध्यान से करें, क्योंकि उसमें बटर और घी ज्यादा वापरा जाता है, तो वो भी थोड़ा सा क्षति कर सकता है। तो मध्यम में रहे और अवेयरनेस के साथ खाएं। जी डॉक्टर, तो क्या सेंधा नमक डायबिटिक पेशेंट्स के पैर के मालिश के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं? सेंधा नमक मतलब एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट जो बोलते हैं, वो मैग्नीशियम सल्फेट एक हाइड्रोस्कोपिक पदार्थ है, मतलब उसको आपने कहीं सूजन पे लगा दिया तो अंदर से पानी खींच लेता है। ये हम कोई किसी को फोड़ा फुंसी आता है तभी उसके इर्द गिर्द लगाने के लिए बोलते हैं, ग्लिसरीन में मिक्स करके। इसकी वजह से वो फोड़े की साइज अपने आप कम हो जाती है। लेकिन इसका मसाज, मेरे हिसाब से डायबिटीज के पैर बहुत नाजुक होते हैं, उनके पैरों में संवेदना कम हो जाती है, पैर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है डायबिटीज की वजह से, और डायबिटीज की वजह से इम्यूनिटी भी कम होती है। तो कोई भी चीज का मसाज करते वक्त अगर छोटी भी इंजुरी हो गई तो उसमें से गैंग्रीन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसी भी प्रकार की मसाज से बचें और बहुत ही जेंटल काम करें, और एप्सम सॉल्ट का ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट मैंने सुना नहीं है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. थैंक यू राशि, नमस्ते।